मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन है ब्रेन का। ब्रेन क्या होता है, एक ब्रेन के ऊपर परत होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। तो ये ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कोड के ऊपर जो परत होती है, इसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आम भाषा में इसे दिमागी बुखार ही कहा जाता है। ये मेनिंजाइटिस जो है यूजली क्राउडेड प्लेसेस में ज्यादा होते हैं, जहाँ हाइजीन कम है, यहाँ लोग हाथ वगैरह भी नहीं धो रहे हैं, साबुन का यूज कम है, और जहाँ क्राउड है या फिर क्लोज्ड क्राउडेड स्पेसेस, स्पेशली आल्सो इन जो हॉस्टल्स होते हैं जिसमें लोग ज्यादा हैं, इन जगहों पे ज्यादा देखे जाते हैं। बाकी ये एंडेमिसिटी भी होती है कि एक स्पेसिफिक रीजन, जैसे डेंगू हो गया, डेंगू भी एनकेफ्लाइटिस कराता है। तो ऐसे ही मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया वायरस कराते हैं, वो एक स्पेसिफिक रीजन में, स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो सर और रीढ़ की हड्डी है, इधर एक स्पाइनल फ्लूइड होता है रीढ़ की हड्डी में और सर में, जिसको बोलते हैं अपन सीएसएफ। तो इसका इन्फेक्शन और इसके ऊपर जो मेनिंजिस कवरिंग होती है, मेनिंजिस, उनके इन्फेक्शन को, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अब इसमें काफी तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें फीवर आना, बहुत से सिर दर्द होना, और हाथ पैरों का ठंडा पड़ना, झटके आना, काफी बहुत सिम्टम्स होते हैं। तो उनसे हम इसे पहचानते हैं। कॉमन जो लक्षण बुखार के अलावा, इसमें बच्चे को बहुत तेज सिर दर्द होगा, उल्टियां होना शुरू हो जाएंगी, और एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है जिसको कहते हैं गर्दन में जकड़न। तो हम यूजली क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे गर्दन नीचे करने को बोलते हैं। तो अगर बच्चे को ऐसे करने में दर्द हो रहा है, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक साइन है मेनिंजाइटिस का, जिसको हम नेक रिजिडिटी के टर्म्स में बोलते हैं। तो ये हम सामने बैठे हुए पेशेंट से भी डायरेक्ट करवा के देख सकते हैं, बिना एग्जामिनेशन टेबल नहीं भी है आपके पास, तो आप डायरेक्ट करवा के देख सकते हैं। तो ये हो गई नेक रिजिडिटी, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा हेडेक, और कोई भी शरीर के किसी भी भाग में वीकनेस या फिर झटके आना, ये सब और स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के। ये मेनिंजाइटिस जो है कॉमनली जो 5 साल से नीचे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, उनको अफेक्ट करता है। बाकी एक एज ग्रुप आता है एडोलेसेंस, उसको भी थोड़ा ज्यादा अफेक्ट करता है ये मेनिंजाइटिस। या फिर किसी भी प्रकार किसी भी डिसीज के कारण इम्यूनिटी कम है किसी भी इंसान की, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे बच्चा हो, उन सबको ये इन्फेक्शन हो सकता है। बुढ़ापे में भी 60 साल से ऊपर वाले जो लोग होते हैं, उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं मेनिंजाइटिस के। तो ये एज ग्रुप वाइज ऐसे करता है डिफर। मेनिंजाइटिस क्या होता है, बहुत तरीके का होता है। वायरल मेनिंजाइटिस जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, फंगल मेनिंजाइटिस फंगस की वजह से, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से। ये तीन सबसे कॉमन है, स्पेशली बच्चों की बात करूं तो। इनमें भी सबसे कॉमन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, जिनको हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। यूजली इनका मोड ऑफ स्प्रेड जो होता है, वो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, एक दूसरे से क्लोज कॉन्टेक्ट्स, स्पेशली जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, वो म्यूकस कॉन्टेक्ट या सलाइवा कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है। ये मेनिंजाइटिस यूजली फ्लू जैसे इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। फ्लू वायरस बहुत इन्फेक्टिव होता है कि किसी ने जस्ट खांस दिया तो वो दूसरे को पकड़ लेगा, पर ये इतने नहीं होते हैं, कम होते हैं, इसलिए केवल क्लोज फैमिली मेंबर्स में होने के चांस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो इन्फेक्टेड था थोड़ी देर वहां खांसा, फिर वो चला गया और दूसरा व्यक्ति आया तो उसे हो जाएगा। ये चांस बहुत कम है, ये फ्लू में बहुत होता है, क्योंकि उनकी ड्रॉपलेट्स बहुत दूर तक जाती हैं। जबकि जो मेनिंजाइटिस वाले वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, ये एक क्लोज कॉन्टेक्ट्स में ही होते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे हाथ ना धोने से कोई इन्फेक्शन वहां है, उससे भी हो जाते हैं, या फिर कानों का कोई इन्फेक्शन हुआ, तो कानों के जरिए ये ब्रेन में चले जाते हैं, है ना। तो कानों का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, ये सब एंट्री दे देते हैं ब्रेन में। तो ये
कॉज होते हैं और मोड ऑफ स्प्रेड होता है छींक, खांसी, इनसे मोड ऑफ स्प्रेड होता है, वो भी क्लोज कॉन्टेक्ट में, ना कि फ्लू टाइप्स। मेनिंजाइटिस की हाँ, पुष्टि अगर हो जाती है तो इवन भर्ती तो तुरंत करना ही है। कई बार डॉक्टर्स अपने साइन देख के मेनिंजाइटिस के पहले भर्ती कर लेते हैं, फिर पुष्टि करते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। इसमें आप पेशेंट को, अगर डॉक्टर को जरा भी लग रहा है तो वो जाने नहीं देगा कि आप घर जा सकते हो, है ना? क्योंकि ये इमीडिएट ट्रीटमेंट मांगती है। तो जैसे ही डॉक्टर्स अपने क्लिनिकल साइंस देखते हैं, वो एडमिट करके, जांच करके पुष्टि कर लेते हैं। और इलाज के लिए डिपेंड करता है इलाज कि किस टाइप का मेनिंजाइटिस है, जो कि जांच से पता चल जाएगा, पानी की जांच से, पीठ के पानी की जांच से। जैसे वायरल मेनिंजाइटिस है तो उसका इलाज अलग है, बैक्टीरियल है तो उसका इलाज अलग है, फंगल है तो अलग इलाज है। और भी कुछ मेनिंजाइटिस होते हैं बच्चों में, खासकर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तो उसका इलाज टीबी की दवाइयां हैं। वो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बल्कि टीबी की दवाई जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बच्चा ठीक नहीं होगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मेनिंजाइटिस है, उसके हिसाब से अपन को दवा देनी होती है। और यूजुअली 10 से 14 दिन में अगर दवा सही है और डायग्नोसिस आपका सही है डॉक्टर का, तो बच्चा ठीक होने लगता है। मेनिंजाइटिस खुद ही एक बहुत गंभीर समस्या है। कई बार क्या होता है, बहुत लेट डिटेक्शन होता है इसका। जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी लेट आते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो चुके होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में होता है झटके आना बच्चे को, किसी भी अंग में वीकनेस, जैसे हाथ ना उठा पाना, पैर ना उठा पाना, या एक साइड का फेस के मूवमेंट्स, आँख बंद नहीं हो रही है, सलाइवा गिर रहा है, तो ये सब नर्व पाल्सी दिखाते हैं, फेशियल नर्व पाल्सी। तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जब बहुत स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस बढ़ जाती है, तो सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो बच्चे कोमा में चले जाते हैं, चारों हाथ पैर हिलाना बंद कर देते हैं। और उसके बाद भी आगे चल के सपोज वो ठीक भी हो जाते हैं, तो आगे चल के उनका चलना, बोलना, इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है, बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, बैलेंस नहीं सँभाल पाते, और मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड और ऑर्गन्स, अपने मूवमेंट से रिलेटेड आती हैं। तो ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक होने के बाद, बच्चा ठीक होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस परसिस्ट करती हैं काफ़ी समय तक, और ये कोई नहीं कह सकता कि कब तक। कुछ बच्चों को परमानेंट होती हैं, कुछ बच्चों की आधे साल, 1 साल बाद ठीक हो जाती हैं काफ़ी हद तक। मेनिंजाइटिस की पुष्टि हम हॉस्पिटल्स में यूजुअली एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर का मतलब है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ नीचे एक जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ से हम निडल डाल के जो पानी है रीढ़ की हड्डी का, वह निकालते हैं, वो जाँच के लिए जाता है। तो उसकी जाँच से पता चलता है कि किस टाइप का मेनिंजाइटिस है, वायरल है, बैक्टीरियल है, या फिर कोई अन्य प्रकार का मेनिंजाइटिस है। तो पुष्टि के लिए हम ये सबसे कॉमन जाँच जो है ये हम करते हैं। बाकी और टेस्ट भी हैं पुष्टि करने के लिए, जैसे एमआरआई ब्रेन किया जाता है, उसमें भी अलग-अलग मेनिंजाइटिस में अलग-अलग तरीके की फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो उससे भी पुष्टि होती है कि मेनिंजाइटिस है। तीसरा तरीका है, हम डॉक्टर्स को चेक करते हैं, अपने साइन्स देखते हैं मेनिंजाइटिस के। 2-3 साइन्स होते हैं डॉक्टर्स के पास, तो उससे एक आप इनिशियल स्टेजेस में पुष्टि कर पाते हैं। उसके बाद जाँचें हो जाती हैं। ये ब्रेन को बहुत हद तक डैमेज कर देता है अगर कंट्रोल सही समय पर नहीं किया गया। और दिमाग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मेनिंजाइटिस के बच्चों में या बड़ों में, जो कि लेट ट्रीटमेंट हुआ या ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाया किसी भी वजह से, देखी गई हैं। इनमें मेमोरी प्रॉब्लम्स, दिमाग से रिलेटेड, क्योंकि सारे जो मूवमेंट्स हैं अपने अंगों के, वो भी दिमाग से रिलेटेड हैं, तो वो भी कोई अंग मूव नहीं कर रहा है, मुँह का टेढ़ा होना, ये सब दिमाग से ही कंट्रोल होता है। तो मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब अफेक्ट होते हैं। बच्चे ना कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, हँस भी नहीं पाते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि बच्चे को किस लेवल का इन्फेक्शन हुआ, कब वो डायग्नोज़ हुआ और किस तरह से ट्रीट किया गया।
तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि बच्चे को आगे जाके दिमाग में प्रॉब्लम होंगी कि नहीं। और हाँ, ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि 100 में से 50 बच्चों को न्यूरोलॉजिकल सीक्वेल जिन्हें बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो दिमाग बाद में जो दिमाग के अफेक्शन के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हो सकती हैं। चिकित्सा में एक बहुत बड़ा शब्द कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सावधानी ही बचाव है। तो इसके लिए हमें जो भी सस्पेक्ट होता है मेनिंजाइटिस का, उसको आइसोलेट करना, मतलब उसके पास में लोग नहीं जाएँ, उसके पास में कम से कम लोग जाएँ, और उसको आइसोलेट करना, और उसके खाँसने, छींकने से जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होता है, उनसे दूर रहना। और ऑब्वियसली मास्क पहनना इज़ वो भी एक तरीका है कि हम मेनिंजाइटिस वाला, जिस भी बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ है या बड़े को, उससे बच सकते हैं। और हाइजीन मेंटेन करना अपनी सराउंडिंग्स में, जिससे वो मेनिंजाइटिस वाला बैक्टीरिया पनप ही ना पाए। हमेशा हाथ धो के कुछ भी खाना या पीना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बचाव के तरीके। और एक और बचाव होता है टीकाकरण। तो टीकाकरण क्योंकि कुछ ही टाइप के मेनिंजाइटिस के लिए उपलब्ध है। तो जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए टीकाकरण इवन सरकार देती है। तो उसमें मेनिंजोकोकल वैक्सीन तो प्राइवेट क्लिनिक्स में मिलता है, जबकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस, न्यूमोकोकल, इन सब के लिए सरकार में टीके बने हैं। और जब से ये टीके लगना चालू हुए हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के, तो ये देखा गया है कि बच्चों में बहुत कम हो गया है इन्फ्लु एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस। तो टीका ही एक मेन बचाव है, स्पेशली बच्चों में। और उसके अलावा जो आप कॉमनली हैंड हाइजीन और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। दूसरा एक और इसमें होता है कि कई बार जो यात्री लोग एंडेमिक कंट्री जहाँ पे नोन है कि मेनिंजाइटिस है, उसके लिए कुछ प्रोफाइलैक्टिक दवाएँ आती हैं कि पहले से ही ट्रैवल उधर जाने से पहले से ही लेना शुरू कर दें। तो आप उससे बचाव कर सकते हैं।